हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी। होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। और हमारा जो टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। सिविक्स का टॉपिक है ये, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। और इसका जो टॉपिक है, क्लास है, वो हो चुकी है। आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी इसका लिंक, ठीक है ना। इसके अलावा अदर वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो भी वहाँ पर मेंशन कर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 80% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा को बोलने वाले थे? फ्रेंच, डच, इंग्लिश या फिर जर्मन? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ये देखना है, बेल्जियम नहीं पूछा है यहाँ पे, आपको राजधानी ब्रसेल्स से क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ये चीज आंसर देते वक्त ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हम फ्रेंच की बात करें पूरे के पूरे बेल्जियम में, तो 40% बोलने वाले लोग थे ना। पूरे ये जो फ्रेंच भाषा है ये बेल्जियम में 40% लोग बोलते थे, लेकिन जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें 80% लोग बोलते थे। और 20% लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? ये बोलते थे डच, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये श्रीलंका में किनकी जनसंख्या ज्यादा थी? श्रीलंका में किनकी जनसंख्या ज्यादा थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, सिंघली, ठीक है। ये जो कम्युनिटी थी सिंघली, इनकी संख्या ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है? यानी बेल्जियम जो कंट्री है, इसकी जो बाउंड्रीज है कौन कौन सी कंट्रीज से टच होती है, आपको ये बताना है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो बहुत ही अच्छे से समझा, तो आपको याद रहेगा ही। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के साथ इसकी जो बॉर्डर है वो टच होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, तो बताइए इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका में 1956 में एक कानून आया था जिसके तहत भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। कौन सी भाषा वो थी जिसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था? श्रीलंका में 1956 में एक कानून बना था उसके तहत। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ना ही तमिल, ना ही मलयालम, ना ही अंग्रेजी। ये कौन सी भाषा थी? ये थी भाषा सिंघली, ठीक है। तो ध्यान रखिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को। यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है तो इसे सत्ता का वितरण कहेंगे किस प्रकार का? ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन। यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है और इस बंटवारे का जो, यानी इस सत्ता का जो वितरण है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, तो वो किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका आंसर जाएगा आपका क्षैतिज वितरण, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल वितरण भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज, ठीक है। इसमें अलग अलग सब अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको संतुलन का वितरण भी कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नियंत्रण रहता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। 1950 से 1960 के दशक के दौरान बेल्जियम में डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी समुदायों के बीच में तनाव के क्या कारण थे? आपको ये बताना है। यानी 1950 और 60 के बीच में बेल्जियम में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति बनी थी, तो उसका रीजन क्या था? ठीक है, यहाँ पे डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी लोगों के बीच में पॉपुलेशन को लेकर, इस पूरी पॉपुलेशन में लैंग्वेज को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अब बताइए मेन इसका रीजन क्या था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसीसी भाषी समुदाय बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था। ये वहाँ का रीजन था, ठीक है ना। एक अगर बात करें तो फ्लेमिश जो जगह थी वहाँ पर 59% लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। और दूसरी जगह है वेलोनिया। वेलोनिया जगह पे 40% लोग बोलते थे कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा, ठीक है। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि फ्रेंच भाषा 40% लोग बोल रहे हैं और 59% लोग बोल रहे हैं डच भाषा, जिसमें कि ज्यादा नंबर किसका है यहाँ पर? डच भाषा वालों का, ठीक है। लेकिन और फ्रेंच भाषा बोलने वालों का नंबर है 40%। फिर भी फ्रांसीसी भाषा समुदाय बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय की तुलना में ज्यादा समृद्ध था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय विभाजन की शक्तियों के पहलुओं में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय विभाजन यानी फेडरल जो सिस्टम है उसमें जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है उनमें से एक इनमें से नहीं है? बताइए। केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय शक्तियों के बीच, सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, सरकार के उच्च और निचले स्तरों में शक्तियों का विभाजन, संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को स्पष्ट करता है, या फिर डी, शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं? तो इसका आंसर बताएंगे आप। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
दोबारा से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय विभाजन की शक्तियों के पहलुओं में से एक नहीं है? ये सारे के सारे पहलू में से एक है, सिर्फ एक ये वाला ही नहीं है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण होता है और इसमें बोला है शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। ये है, श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट देखा होगा तो आपको याद होगा, ये इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बेल्जियम देश की बेल्जियम जो देश है वो किस महाद्वीप में है, आपको ये बताना है। तो ये है यूरोप में। ठीक है, यूरोप की एक कंट्री है बेल्जियम, जिसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। श्रीलंका में सिंगली भाषा बोलने वाले जो बहुसंख्यक लोग थे वो किस धर्म से संबंधित हैं? ठीक है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर मुस्लिम धर्म से? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे यहाँ पर ज्यादा। ठीक है, क्या आप मुझे नंबर बता सकते हैं थोड़ा बहुत कि कितने परसेंट लोग थे? ठीक है, कितने परसेंट लोग हैं? बेल्जियम देश की कुल आबादी का 40% हिस्सा वेलोनिया इलाके में रहता है और कौन सी भाषा बोलता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी भाषा बोलता है। मतलब बेल्जियम देश में जो कुल आबादी का 40% भाग है वो वेलोनिया के इलाके में रहता है, तो और वो कौन सी भाषा बोलता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा बोलता है। हमने यहाँ पर भी देखा था ना वेलोनिया वाला, अभी वेलोनिया में 40% लोग है ना फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं और 59% डच भाषी लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1970 से 93 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोटल 4 संशोधन किए गए थे, जिसमें इनको शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से कर दिया गया था कि हर एक लेवल को लाभ हो, जिसमें कि केंद्र को और प्रांत को जो है वो अलग अलग शक्तियां बांट दी गई थी। इसके अलावा जो थर्ड लेवल पे एक और सरकार बनाई थी इन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके के 4 इन्होंने अमेंडमेंट किए थे जिससे कि बेल्जियम में स्टेबिलिटी आई थी। 14th क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म ही आधिकारिक धर्म है। 15th नंबर पर क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग जो है वो ठीक है क्योंकि, यानी सत्ता का बंटवारा करना बिल्कुल सही है, ऐसा क्यों? यह सामाजिक समूह के बीच में संघर्ष को बढ़ाता है, या फिर यह राजनीतिक व्यवस्था की अस्थिरता को बढ़ाता है, या फिर यह सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष की संभावना को कम करता है, या फिर इससे हिंसा होती है? तो बताइए, पावर शेयरिंग सही चीज है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यह सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष की संभावना को कम करता है। अगर सभी को ही पार्टिसिपेशन का राइट होगा और सभी के पास अपनी अलग अलग पावर होगी तो फिर क्या होगा? संघर्ष की जो संभावना है वो ऑब्वियस सी बात है कम ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज्यादा रहते हैं? श्रीलंका के कौन से भाग में श्रीलंकाई तमिल ज्यादा रहते हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और पूर्व में। ठीक है, और तमिल एलम स्टेट की भी बात हुई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में सत्ता का बंटवारा हो, जैसे कि केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये कुछ अभी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है या फिर उससे सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि ये जो टाइप है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया था, उससे बिल्कुल ये अलग सिचुएशन है। ठीक है, हमने उस क्वेश्चन में बात की थी न्यायपालिका कार्यपालिका से रिलेटेड और विधायिका से रिलेटेड, तो वो कौन सा टाइप था? क्षैतिज टाइप था। और इसका आंसर हमारा क्या जाएगा? ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या है? पहले सेंट्रल, स्टेट और फिर हमारा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन, जैसे कि पंचायती राज और हमारा नगर पालिका, नगर निगम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड होगा, फेडरल सिस्टम में, है ना। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो। यदि सरकार के अलग अलग लेवल हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तो उसको हम सत्ता का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्यों है? क्योंकि जब यूरोपीय संघ को बनाने की बात हो रही थी और तो वहां पर देखा गया कि ब्रुसेल्स एक ऐसी जगह थी जहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आई है और अलग तरीके से लोगों ने काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं कि समझदारी दिखाई थी
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 20% लोग थे और 80% अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी समान प्रतिनिधित्व पर वो लोग एकदम से एग्री हो गए थे। ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिससे कि चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हुई और यूरोपीय संघ का मुख्यालय शांति की व्यवस्था के लिए कि ये ही सही जगह है, ब्रुसेल्स को ही चुना गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ब्रुसेल्स के 20% लोग कौन सी भाषा को बोलते थे? यानी ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी, वहाँ पर 20% जो लोग थे वो कौन सी भाषा को बोलते थे? तो इसका आंसर जाएगा आपका डच। डच जो थे वो बोलते थे 20%, डच भाषी जो लोग थे वो थे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है आपका, सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। दूसरा है, सामुदायिक सरकार को केंद्र सरकार चुनती है। तीसरा, सामुदायिक सरकार को सिर्फ शिक्षा के मसले पर फैसले लेने का अधिकार है। और डी है, सामुदायिक सरकार का अर्थ है जर्मन लोगों का समूह। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सिर्फ शिक्षा के मामले पर इनको राइट है। इस शिक्षा नहीं है, सिर्फ संस्कृति और भाषा, ये सब के ऊपर भी ये फैसले ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सत्ता का संघीय विभाजन यानी फेडरल सिस्टम जो है वो कौन सी चीज से पता चलता है? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फेडरल सिस्टम के अंदर प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें होती हैं। ये विधायिका कार्यपालिका ये अलग चीज है। राजनीतिक दल और दबाव समूह ये भी अलग चीज है। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में सत्ता का विभाजन ये भी अलग चीज है। जो मेन बात है वो है यहाँ पर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रांतीय स्तर पर भी था, क्षेत्रीय स्तर पर भी आया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। बेल्जियम देश की कुल आबादी 59%, बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% जो हिस्सा था वो फ्लेमिश इलाके में रहता था और वो कौन सी भाषा बोलता था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सी भाषा बोलता था? डच भाषा बोलता था। ठीक है, 59% हिस्सा कौन सी भाषा बोलता था? डच भाषा बोलता था। चलिए नेक्स्ट अपने स्लाइड पर चलते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था, यानी सिविल वॉर की यहाँ पर बात हो रही है। सिविल वॉर 2009 में खत्म हुआ था। 1950 और 1960 के दशक में क्या आप मुझे श्रीलंका की कैपिटल बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। ठीक है, पता चल जाएगा मुझे वीडियो कितनी देखी आपने और कितना आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था अभी कल परसों में ही, तो ये मैंने आपको बताया था कैपिटल्स कौन कौन सी हैं किसकी। 1950 से लेकर 60 के दशक में फ्रेंच और डैश बोलने वालों के बीच में टकराव होने लगा था, यानी फ्रेंच भाषी लोग और कौन सी भाषा को बोलने वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका डच। ठीक है, दो ही तो भाषा थी वहाँ पे मेनली, और जर्मन बोलने वाले बेल्जियंस जो थे वो थे 1%। ठीक है, अप्रोक्स। तो यही चीज़ है। आ जाते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1948 पे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे फेडरलिज्म की, संघवाद की। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।